ऐसे राइटिंग बेसिकली पैराग्राफ राइटिंग है। अगर मैं ये कहूं कि एक कैंडिडेट जो पैराग्राफ राइटिंग का फन, पैराग्राफ राइटिंग की आर्ट, पैराग्राफ राइटिंग की स्किल सीख लेता है, वो ऐसे राइटिंग पे अबूर हासिल कर सकता है। तो ये कहना बेजा नहीं होगा। अब एग्जामिनर जब भी आपका पेपर चेक करता है ऐसे राइटिंग का, मतलब है, चाहे पीएमएस का इंग्लिश ऐसे हो, चाहे सीएसएस का इंग्लिश ऐसे हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज का इंग्लिश ऐसे हो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का इंग्लिश ऐसे हो, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का इंग्लिश ऐसे हो, असिस्टेंट डायरेक्टर का इंग्लिश ऐसे हो, तहसीलदार का, एसडीओ पर का कोई भी इंग्लिश ऐसे हो, जब भी पेपर चेकर आपका पेपर चेक करता है इंग्लिश ऐसे का, तो सबसे पहले वो आपकी आउटलाइन देखता है। उसके बाद वो आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ देखता है बेसिकली। उसके बाद पूरे ऐसे में से रैंडमली वो एक दो तीन पैराग्राफ देखता है, और सबसे एंड पे जाके जो चीज वो देखता है वो भी आपका कंक्लूजन का पैराग्राफ होता है। तो अगर एक ऐसे के अंदर 10 से 13 पैराग्राफ हैं, तो मैं अगर ये कहूं कि एक ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ का मजमुआ होता है, तो ये गलत नहीं होगा। तो अगर कोई बंदा इंग्लिश ऐसे की आर्ट को सीखना चाहता है, अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि मैं इंग्लिश ऐसे को क्वालिफाई कर लूं, तो उसके लिए ये प्रीरेक्विजिट है, ये उसके लिए जरूरी है, मैंडेटरी है, नेसेसरी है, ये उसके लिए मस्ट है कि वो पहले पैराग्राफ राइटिंग सीखे। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों को आउटलाइन बनाना सिखा चुका हूं। मैंने एक टॉपिक लिया था, इकोनॉमी इज द की टू डेवलपमेंट, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। एक जर्नल सा टॉपिक था। मैंने उसके ऊपर आप लोगों को आउटलाइन बना के दिखाई। वो आउटलाइन में दोबारा एक नजर आपको दिखाऊंगा आज के इस वीडियो लेक्चर में, ताकि एक नजर दोबारा आप उसको रिकॉल कर पाएं, या जो कैंडिडेट्स मेरा पहला लेक्चर नहीं देख चुके वो दोबारा एक नजर देख लें कि वो आउटलाइन क्या थी। वो आउटलाइन एक नजर दिखाने के बाद, चंद एक सेकंड के बाद, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है। आज की वीडियो का एजेंडा ये है कि ये एक ऐसे के अंदर, एक ऐसे के अंदर अगर 10 से 12 या 13 पैराग्राफ्स हैं, तो वो पैराग्राफ कैसे लिखे जाए। पैराग्राफ चाहे चैलेंजेस पे मबनी हो, चाहे सॉल्यूशंस का पैराग्राफ हो, रिकमेंडेशंस का हो, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हो, या कंक्लूजन का पैराग्राफ हो, पैराग्राफ का जो फार्मूला है, जो मेथड है, वो मैं सिखाऊंगा आज। और आज के लेक्चर को देखने के बाद आप लोगों को पैराग्राफ राइटिंग का जो फन है, जो स्किल है, जो आर्ट है, उससे आप वाकिफ हो जाएंगे। उसके ऊपर आप ग्रिप हासिल कर लेंगे इफ यू विल फॉलो माई मेथड ऑफ राइटिंग पैराग्राफ। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों के सामने स्क्रीन विजिबल है। मैंने टॉपिक लिया था पिछले लेक्चर में, इकोनॉमी इज अ की टू डेवलपमेंट। मैं इसको मजीद जरा आपके सामने वाजे कर देता हूं, ताकि आप लोगों के लिए लेजिबल भी हो, आप इसको देख भी सके, अंडरस्टैंड भी कर सके। इकोनॉमी इज द की टू डेवलपमेंट, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। मैंने इसके ऊपर आउटलाइन बनाई थी, इंट्रोडक्शन। दूसरी हेडिंग में मैंने कहा था आउटलाइन में, डिफाइनिंग द टर्म्स इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, जो इसके वेरिएबल है टॉपिक के अंदर। तीसरी हेडिंग मैंने दी थी चैलेंजेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके नीचे मैंने कहा था कि जितनी भी सब आउटलाइन देनी है आपने, वो सेंटेंसेस की शक्ल में होंगी। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दूसरा पॉइंट मैंने दिया था लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तीसरा पॉइंट मैंने दिया था फॉरेन एड। चौथा पॉइंट मैंने दिया था करप्शन। और पांचवा पॉइंट मैंने दिया था लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये पांचों के पांचों जो सब आउटलाइन है, जो चैलेंजेस के नीचे हैं, ये क्या है सेंटेंसेस की शक्ल में, जरा देखें। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डिस्करेजेस लॉन्ग टर्म प्लानिंग। दूसरा, लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर लिमिट्स ग्रोथ, फुल स्टॉप। फॉरेन एड रिड्यूसेस इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, फुल स्टॉप। और करप्शन हिंडर्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस, फुल स्टॉप। लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्टंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल स्टॉप। अब ये पांचों जो सब आउटलाइंस हैं, ये सेंटेंसेस की शक्ल में है। और ये पांचों बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में जो चैलेंजेस हैं, वो वही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर है, फॉरेन एड के ऊपर रिलायंस है, करप्शन है, और लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ये पांचों फैक्टर्स बताते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज हूं या डेवलप कंट्रीज हूं, उनके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में ये मसाइल या प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने सोल्यूशन डिस्कस किए थे, आउटलाइन में हमने लिखे थे। अकॉर्डिंगली 3.1 के मुताबिक 4.1 सोल्यूशन था, 3.2 के मुताबिक 4.2 सोल्यूशन था। तो ये जो चौथी हेडिंग थी वो थी सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और आखिरी हेडिंग थी हमारे पास कंक्लूजन की।
आज के लेक्चर में चूंकि हम पैराग्राफ राइटिंग सीख रहे हैं, तो जरा हम देखेंगे कि चैलेंजेस के नीचे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डिस्करेजेस लॉन्ग टर्म प्लानिंग, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांच सेंटेंसेस, इनके ऊपर बेसिकली पांच पैराग्राफ लिखे जाएंगे। ये जो सब सेंटेंसेस होते हैं, सब आउटलाइन होती हैं चैलेंजेस के नीचे, बेसिकली हर सेंटेंस एक पैराग्राफ बनता है बाद में जाके इंग्लिश ऐसे में। तो अब इसके जो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड 3.5, ये जो सब आउटलाइन है, मैं इनके ऊपर पैराग्राफ लिखना आपको सिखाऊंगा। जरा देखिएगा कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। पैराग्राफ राइटिंग का ये फार्मूला है, मैं इसको मजीद वाजे कर देता हूँ आपके लिए। पैराग्राफ राइटिंग चूंकि आज का लेक्चर का हमारे पास मुद्दा है या एजेंडा है, पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है। पैराग्राफ राइटिंग बेसिकली एक पैराग्राफ को लिखने का तरीका है, और उसके लिए मेथड जो मैं सजेस्ट करता हूं वो है पील मेथड, P-E-E-L, पील। पील का वैसे मतलब होता है छीलना, लेकिन यहाँ पे एक्रोनिम है, मुखफफ है, P-E-E-L, पील। पील से क्या मुराद है? पी स्टैंड फॉर पॉइंट, यानी स्टांस, यानी आपका आर्गुमेंट, जो कि आपके पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होता है, जिसको हम क्लियर सेंटेंस या टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद ट्वील में जो दूसरा लेटर है वो है ई। ई से मुराद है एक्सप्लेनेशन। दो से तीन सेंटेंसेस में आप पहले सेंटेंस को, पैराग्राफ के अंदर एक पहला सेंटेंस होता है जो कि पॉइंट होता है, उस पैराग्राफ का स्टांस होता है, उस पैराग्राफ का आर्गुमेंट होता है। अगले, पहला सेंटेंस तो टॉपिक सेंटेंस हो गया एक पैराग्राफ का, अगले दो से तीन सेंटेंसेस में आप वाई, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन की शक्ल में आप उसको एक्सप्लेन करते हो। किस चीज को? पैराग्राफ के पहले सेंटेंस को, पहले टॉपिक सेंटेंस को, जिसके अंदर आपका आर्गुमेंट होता है, जिसके अंदर आपका स्टांस होता है। उसके बाद अगला ई से मुराद है एविडेंस। अब आपने पहले एक पैराग्राफ के अंदर पहला सेंटेंस लिखा, वो क्या था? टॉपिक सेंटेंस था, जो आपका स्टांस है, जो आपका पॉइंट है, जो आपका आर्गुमेंट है। अगले दो से तीन सेंटेंसेस में आपने क्या किया? उसको, टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन किया। अब अगर आपने एक्सप्लेन किया है तो आप हवा में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप उसका एविडेंस देंगे। आप यानी कि एक दीवार जैसे खड़ी करते हैं, जो एक लेंटर होता है, उसके नीचे कोई ना कोई दीवार होती है जो उसकी सपोर्ट होती है, तो आपने एक्सप्लेन तो कर दिया, एक्सप्लेन कोई एविडेंस भी दें, कोई कंक्रीट एविडेंस दें। वो जो तीसरा पॉइंट है अपील के अंदर, जो तीसरा लेटर है वो है एविडेंस। एविडेंस किस शक्ल में होता है? कोई एग्जांपल दें, कोई केस स्टडी दें, कोई रिपोर्ट दें, कोई स्टैटिस्टिक्स जिनके डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर पेश करें, कोई इंडेक्स पेश करें, या कोई रियल वर्ल्ड को रेफरेंस दें, रियल वर्ल्ड लाइफ एग्जांपल दें, ऑब्जर्वेशन दें। उसके बाद एल से मुराद है, जो पील का मेथड है पैराग्राफ राइटिंग का, उसमें एल से मुराद है लिंक करें। लिंक से क्या मुराद है? कि आपके पैराग्राफ का जो फाइनल सेंटेंस होगा, एक पैराग्राफ की बात हो रही है, एक पैराग्राफ का पहला सेंटेंस जैसे टॉपिक सेंटेंस है, एक पैराग्राफ का जो आखिरी सेंटेंस होगा, सपोज ये मेरा हाथ है, ये पूरा पैराग्राफ है, इसका जो ऊपर वाला थंब है ये क्या है? टॉपिक सेंटेंस है। और जो सबसे नीचे वाला सेंटेंस है एक पैराग्राफ का, जो लास्ट सेंटेंस है, कंक्लूडिंग सेंटेंस है, वो क्या होगा? उस पैराग्राफ का फाइनल सेंटेंस होगा। और उस सेंटेंस में आपने लिंक करना है इस पूरे पैराग्राफ को किस चीज के साथ? ऐसे के टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक के ऊपर आप ऐसे लिख रहे हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि पील मेथड क्या है। अब जरा देखिएगा, मेरा हमारा जो आउटलाइन है, इसमें जो चैलेंजेस लिखे हुए हैं, चैलेंजेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके अंदर नीचे मैंने पांच सेंटेंसेस दिए हैं। पहला सेंटेंस है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डिस्करेजेस लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये तो आउटलाइन में आपने लिखा था। इसी सेंटेंस को उठाएंगे और जाके इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो क्या होगा? इसी सेंटेंस को उठाइएगा, जरा देखिएगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डिस्करेजेस लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये मेरा, ये जरा मैंने कैपिटल करके लिख दिया है। आपने इंग्लिश ऐसे के अंदर तो ये कैपिटल नहीं लिखना होगा, मैं इसको यहां से रिमूव इसलिए नहीं कर रहा ताकि आपको पता चले, आपको याद रहे, आपकी नजरों के सामने रहे कि इस सब आउटलाइन के ऊपर मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूं। अब पील मेथड क्या कहता है कि पहले सेंटेंस में पॉइंट दें, यही तो आपका पहला पॉइंट है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सिग्निफिकेंटली डिस्करेजेस लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग, ये एक सा क्या हो गया? टॉपिक सेंटेंस हो गया। अब इस टॉपिक सेंटेंस को हमने अगले दो से तीन सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि पील स्टैंड फॉर पॉइंट, एक्सप्लेनेशन, एविडेंस और लिंक। अब पहला सेंटेंस क्या हो गया? टॉपिक सेंटेंस, जिसमें पॉइंट आ गया, इसमें आर्गुमेंट आ गया, और जिसमें बेसिकली आपने बताई ये बात कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग को क्या करती है? बहुत हद तक डिस्करेज करती है। यानी अदम इस्तेहकाम जो होता है, उससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं हो पाती किसी भी मुल्क में। अब इस बात की मैं वजाहत करूंगा कि फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज एंड वीक इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी क्रिएट अनसर्टेनिटी फॉर इन्वेस्टर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। कि जो गवर्नमेंट में बार बार तब्दीलियां आती हैं, एक गवर्नमेंट आई फिर दूसरी गवर्नमेंट आई,
इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज की पॉलिसी बार बार चेंज होती रहती हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहती। और वीक इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी, जिन्हें जो इदारे होते हैं, जो एक गवर्नमेंट, एक जो सेटअप होता है, एक जो पार्लियामेंट होती है, वो मुकम्मल तौर पे कंटिन्यू नहीं हो पाती, बल्कि वीक रहती है, और वो कंटिन्यू नहीं हो पाती। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक अनसर्टन एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। ये वजाहत कर रहा हूं बेसिकली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, जो कि हमारे पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस था। वजाहत हो गई, लेकिन अभी तक वजाहत मुकम्मल नहीं हुई। मैंने ये बातें करके कि बार बार गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिसीज चेंज होती हैं, उससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स के लिए भी और पॉलिसी मेकर्स के लिए भी क्या होता है, अनसर्टन सिचुएशन क्रिएट होती है। अब एक सेंटेंस मैंने इस एक्सप्लेनेशन लिख दिया, टॉपिक सेंटेंस की वजाहत में मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, एक और सेंटेंस वजाहत कर रहा हूं। एज अ रिजल्ट, ये जो बार बार पॉलिसी चेंज होती हैं, बार बार ये जो गवर्नमेंट चेंज होती हैं, उससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट, नतीजतन, बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स, कि जो मकामी और जो बैरूनी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो सरमायाकार होते हैं, हेसिटेट, वो रिलेक्टेंट हो जाते हैं, हेसिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं, हेसिटेट टू कमिट टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ड्यू टू फियर ऑफ एब्रप्ट पॉलिसी चेंजेस। नतीजतन क्या होता है कि गवर्नमेंट बार बार चेंज होती रहती है, पॉलिसीज बार बार चेंज होती हैं, यानी कि इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज होती हैं, जो कि मैंने दूसरे सेंटेंस में वजाहत कर दी। मैंने कहा इसके नतीजतन क्या होता है, नतीजे में अनसर्टेनिटी होती है, और उस अनसर्टेनिटी के नतीजे में क्या होता है कि जो मकामी और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हेसिटेट करते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में वो इन्वेस्ट ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें खतरा होता है कि अब्रप्ट, बहुत अचानक पॉलिसी चेंजेस आ जाएंगी। जब गवर्नमेंट चेंज होगी तो फिर हमारा क्या सरमाया डूब हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, अभी भी मैंने एक्सप्लेनेशन मुकम्मल तौर पे नहीं की, तीसरा सेंटेंस में दे रहा हूं कि फॉर इंस्टेंस, यानी कि मिसाल के तौर पे, इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत से जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, शिफ्टिंग टैक्स रिजीम्स हैव लेड टू कैपिटल फ्लाइट एंड स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। कि मैंने कहा कि बहुत से तरक्की पजीर ममालिक में जब टैक्स रिजीम, जो टैक्स का कल्चर होता है जी, जब चेंज होता है, जो शिफ्ट होता है, उससे जो सरमायाकार होते हैं वो अपने कैपिटल को उड़ा के बाहर के मुल्क में ले जाते हैं वापस। यानी कैपिटल फ्लाइट का मतलब ये है कि वो जो उन्होंने पैसा लगाया होता है इन्वेस्टर ने, वो वहां से निकाल के कैपिटल को, पैसे को बाहर ले जाते हैं। और स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, पुल होते हैं, जो मोटरवे होते हैं, या कोई कारखाने होते हैं, उनसे वो रुक जाते हैं, स्टॉल्ड मतलब रुक जाते हैं। तो बहुत से तरक्की पजीर ममालिक में टैक्स रिजीम से क्या होता है, कैपिटल फ्लाइट नजर आता है, और इन इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रुक जाते हैं। ये एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी। अब पहले सेंटेंस में पॉइंट आ गया, अगले तीन सेंटेंसेस में मैंने क्या कर दी, उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी। अब आगे देखें, पील में पहला पॉइंट, आगे एक्सप्लेनेशन, उसके बाद क्या था, एविडेंस। मैं इस बात की जो मैं वजाहत कर चुका हूं तीन सेंटेंसेस में, पॉइंट के बाद उसको मैं उसका एविडेंस दूंगा। जरा देखिएगा, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ऑब्जर्वेशन, वर्ल्ड बैंक की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इज वन ऑफ द लीडिंग डेटरेंट्स टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फ्रेजाइल इकोनॉमीज। कि वर्ल्ड बैंक की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक भी, जो छोटी छोटी इकोनॉमीज होती हैं, यानी कि फ्रेजाइल इकोनॉमीज वो इकोनॉमी होती है जो कि वल्नरेबल इकोनॉमीज होती है, छोटी जो मीशतें होती हैं, उसमें जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है या अनसर्टेनिटी होती है, उन छोटे छोटे ममालिक में जो सियासी अदम इस्तेकाम होता है, उस वो बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट होता है। यानी कि छोटे छोटे मुल्कों में जब सियासी अदम इस्तेकाम आता है, तो बाहर के मुल्कों से जो इन्वेस्टमेंट आती है, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं कहते हैं, उसके रास्ते में ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, छोटे छोटे इकोनॉमीज में, छोटे मुल्कों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या अनसर्टेनिटी की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होती, रुकावट आ जाती है। देयरफॉर, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे पैराग्राफ को, पॉइंट भी हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गई, एविडेंस भी मैंने दे दिया वर्ल्ड बैंक का। अब मैं इस सेंटेंस को, इस पूरे पैराग्राफ को कंक्लूड कर रहा हूं। और कंक्लूजन के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, पॉइंट, एक्सप्लेनेशन, एविडेंस, और लिंक करना है आपने। लिंक क्या करना है कि जो पूरा हमारा ऐसे का टॉपिक था, उसके साथ इस पैराग्राफ को मैंने जोड़ना है। देयरफॉर, अब ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है। देयरफॉर, विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बात हो रही थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, अब मैं जहां बात करूंगा कि लिहाजा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का अपोजिट क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लिहाजा देयरफॉर, विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कंट्रीज स्ट्रगल टू इंप्लीमेंट कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, अल्टीमेटली अंडरमाइनिंग देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लिहाजा मैंने ये कहा कि पस साबित हुआ, या लिहाजा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर जो जो ममालिक होते हैं, वो कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में मुश्किल पेश आती है उनको। और इससे क्या होता है, अल्टीमेटली उनकी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, नीचे हो जाती है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो नहीं इंश्योर कर पाते। अब ये जो आखिरी सेंटेंस है, उसमें मैंने देयरफॉर का वर्ड यूज किया। ये बेसिकली पैराग्राफ को कंक्लूडिंग सेंटेंस है, इसलिए देयरफॉर, हेंस, या
hence it is proved, या hence we can safely assume, या from the above explanation we can derive, या we can infer the point। इस किस्म के सेंटेंसेस आखिरी पैराग्राफ के आखिरी सेंटेंसेस इस तरह स्टार्ट किए जाते हैं। लिहाजा मैंने ये कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर जो ममालिक होते हैं उनको मुश्किल पेश आती है कि वो कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाए। नतीजतन क्या होता है, अल्टीमेटली अंडरमाइनिंग देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये जो आखिरी सेंटेंस है इसमें मैंने वर्ड इस्तेमाल किया अंडरमाइनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जरा देखें हमारा पूरा ऐसे का टॉपिक क्या था, इकोनॉमी इज द की टू डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। तो ये हमारा पूरा ऐसे जो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर है। लिहाजा इस पैराग्राफ को भी मैंने जब कंक्लूड किया तो मैंने लिंक कर दिया इस पैराग्राफ को, जिसमें मैंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जिक्र किया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो पाती क्योंकि इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज होती हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। और मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन करके पहले सेंटेंस में मैंने टॉपिक सेंटेंस दिया, आगे 3 सेंटेंसेस में मैंने उसकी वजाहत की, चौथे सेंटेंस में मैंने उसके क्या किया, आगे चौथे 5 सेंटेंस में मैंने एविडेंस दिया वर्ल्ड बैंक का, और आखिरी सेंटेंस जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है इस पैराग्राफ का उसमें मैंने क्या कर दी, कंक्लूड किया। और इस पैराग्राफ को मैंने इस पैराग्राफ के अंदर जो पहला सेंटेंस था उसको प्रूव भी किया, और साथ इस ऐसे का जो ये जो पैराग्राफ है ये जिस ऐसे का टॉपिक है उसको उस टॉपिक के साथ मैंने लिंक कर दिया सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पील मेथड है पैराग्राफ राइटिंग का इसकी आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह एक और वजाहत जरा देखिएगा, एक दूसरा सेंटेंस था हमारा जो चैलेंजेस के पैराग्राफ थे उसमें दूसरा पैराग्राफ जरा देखिएगा, वो है कि लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर लिमिट्स ग्रोथ। अब ये एक सब पॉइंट है, इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा जाएगा, जरा देखिएगा वो भी पील मेथड से मैं कैसे लिखूंगा। लो प्रोडक्टिविटी, जरा देखिएगा लो प्रोडक्टिविटी, मैं इसको मजीद वाजे कर देता हूं। लो प्रोडक्टिविटी सेकंड हमारा पैराग्राफ है कि लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर लिमिट्स ग्रोथ। अब ये हमारा सब सेकंड सब पॉइंट था चैलेंजेस के नीचे। इसके ऊपर एक मैं पैराग्राफ लिखूंगा तो पहला सेंटेंस क्या होगा, पॉइंट, दो तीन सेंटेंसेस उसकी मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, आगे मैं उसका एविडेंस दूंगा और आखिर उस पर लिंक करूंगा इस पैराग्राफ को टॉपिक ऑफ द ऐसे के साथ। तो लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर लिमिट्स ग्रोथ, इसमें पहला सेंटेंस क्या है, लो प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन्स अ मेजर बैरियर टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। टॉपिक सेंटेंस हो गया जो बता रहा है कि लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर जो होता है, लो प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो लो प्रोडक्टिविटी होती है उससे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ग्रोथ क्या होती है, लिमिट हो जाती है। दोबारा पढ़े कि लो प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन्स अ मेजर बैरियर टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, फुल स्टॉप। अब ये हमारा पॉइंट हो गया, इसकी आगे 2-3 सेंटेंस में मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा कि एग्रीकल्चर ऑफन एम्प्लॉयज अ लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, फुल स्टॉप। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत सारी आबादी जो है वो खपी हुई होती है, बहुत से लोगों को वहां से जॉब मिलती है, जैसे फार्मर्स हो गया, ट्रैक्टर चलाने वाले, उस पे जो लेबर लगती है। हाउएवर, अगरचे मैंने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन होती है जो एम्प्लॉयड होती है, हाउएवर ताहम आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक्स, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन या मैकेनाइजेशन एंड इनसफिशिएंट या इनएफिशिएंट एक्सेस टू मॉडर्न इनपुट्स कीप आउटपुट लेवल लो। लेकिन अगरचे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन इंप्लॉयड होती है लेकिन आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक से, मैकेनाइजेशन चूंकि मशीनें आला इस्तेमाल नहीं होती मॉडर्न, और इनएफिशिएंट जो एक्सेस होती है टू मॉडर्न इनपुट्स, उससे क्या होता है, आउटपुट लेवल जो एग्रीकल्चर सेक्टर का है वो बहुत कम होता है। दिस रिजल्ट्स, इससे क्या होता है, रिड्यूस्ड इनकम्स फॉर फार्मर्स, किसानों को कम आमदनी मिलती है, एंड लिमिट सरप्लस प्रोडक्शन, और इससे जो किसानों के पास जो प्रोडक्शन होती है वो इतनी होती है कि जो वो खुद इस्तेमाल कर लेते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होती। दैट कुड सपोर्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कि अगर किसानों के पास ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन होती तो वो सरप्लस प्रोडक्शन किस में इस्तेमाल होती, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करती। अब ये जो 2-3 सेंटेंसेस थे इसमें मैंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, मजीद मैं उसको एविडेंस दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान एग्रीकल्चर यील्ड पर एकड़ इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन दैट ऑफ डेवलप्ड नेशन ड्यू टू इनसफिशिएंट या इनएफिशिएंट इरिगेशन एंड लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन। मैंने कहा कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर यील्ड है पर एकड़ वो बहुत कम है डेवलप्ड कंट्रीज की निस्बत। वजह क्या है, क्योंकि इनएफिशिएंट इरिगेशन होती है और हमारे पास लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन है, हम टेक्नोलॉजी को उतना अडॉप्ट नहीं करते। अब इसकी मजीद मैं इसका एविडेंस दे रहा हूं कि रिपोर्ट्स बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन की का इदारा है, कि रिपोर्ट्स बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइट दैट इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैन डायरेक्टली रिड्यूस पॉवर्टी एंड बूस्ट जीडीपी ग्रोथ। कि एफएओ जो है ऑर्गेनाइजेशन वो भी ये बताती है कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जाए
तो उससे क्या होगी, गुर्बत कम होगी और जीडीपी ग्रोथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी बेसिकली। हेंस अब ये जो दो सेंटेंसेस थे, एग्जाम्पल और जो एफएओ की जो रिपोर्ट थी, ये एविडेंस था बेसिकली। और पहला सेंटेंस क्या था, पॉइंट था। आगे अगले दो सेंटेंस में मैंने उसकी वजाहत की और आगे मैंने उसकी उसका एविडेंस दिया। अब इस पैराग्राफ को मैं कंक्लूड कर रहा हूं, लिख रहा हूं हेंस। जरा देखिए, हेंस का मतलब या देयरफॉर का मतलब है कि ये पैराग्राफ कंक्लूड हो रहा है। और यहाँ पे कंक्लूडिंग जो सेंटेंस होता है, जो फाइनल सेंटेंस होता है उस पैराग्राफ का, उसमें हम लिंक करते हैं इस पैराग्राफ को किसके साथ, टॉपिक ऑफ द ऐसे के साथ। हेंस विदाउट मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, लिहाजा एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज किए बगैर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिमेन स्लो एंड अनइवन। जो मुआशी तरक्की है वो क्या रहती है, स्लो रहती है और ना हमवार रहती है। अब ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वर्ड था आखिरी सेंटेंस में, वो कहां से आया, वो हमारा ऐसे का जो टॉपिक है वो क्या है, इकोनॉमी इज द की टू डेवलपमेंट। जो बेसिकली इस पैराग्राफ को भी मैंने जो खत्म किया, वो उसमें भी मैंने क्या कर दिया, इस पैराग्राफ को लिंक कर दिया टॉपिक ऑफ द ऐसे के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पील मेथड है, मैं दोबारा दिखा देता हूं कि हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस, जो उसमें पॉइंट होता है, जो छोटा सा सेंटेंस होता है जो कि आउटलाइन में पड़ा होता है, चैलेंजेस के नीचे या सॉल्यूशंस के नीचे, सब सेंटेंसेस की शक्ल में, सब आउटलाइन की शक्ल में। तो हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस वही टॉपिक सेंटेंस होगा जो कि सब आउटलाइन में पड़ा होगा, आउटलाइन में। अगले दो सेंटेंसेस या तीन सेंटेंसेस में आप एक्सप्लेन करेंगे व्हाट वेयर व्हेन हाउ की शक्ल में, और आगे उसको एविडेंस देंगे रिपोर्ट या स्टैटिस्टिक्स या किसी इंडेक्स की शक्ल में या केस स्टडी या रिसर्च रिपोर्ट की शक्ल में। और आखिर पे उस पैराग्राफ को कंक्लूड करेंगे उस और उसको लिंक करेंगे टॉपिक ऑफ द ऐसे के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर को देखने के बाद आपको